हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सीजीपीएससी क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन की सीरीज में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग 2, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो पाने के लिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आप अगर अपने सुझाव जो है हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें, जिससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और भी ज़्यादा टॉपिक पे वीडियो बनाएं आपके लिए। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियाँ। तो देखो, पर्वत श्रेणियाँ जो है कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो मेन पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले अरावली पर्वत श्रेणी, फिर है विंध्याचल, विंध्य बोला जाता है इसको, और फिर सतपुड़ा। और पश्चिमी घाट पर्वत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूर्वी घाट के पर्वत भी। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, इसका विस्तार देख लेते हैं कहां से कहां तक है। इसका विस्तार जो है वो देखो, ये दिखा रहा है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ यहां तक, कहां पर है ये, यहाँ पर दिल्ली के पास तक है। इसका जो है दिल्ली के मजनू टीला के पास तक इसका विस्तार है। तो उत्तर पश्चिम सिरे में ज्यादा है इसका विस्तार। देखो यहाँ पे जो है राजस्थान के एरिया में, तो ऐसे यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो यहाँ पे घिरी हुई है ये पूरी। इसकी लंबाई देखो कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई पर्वत श्रेणी की। इसलिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे रेगिस्तान वाला एरिया हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये पर्वत श्रेणी से जो हवाएं चलती है ना, यहाँ पर, यहाँ जो हवाएं निकल आती है, यहाँ अरब सागर से जो हवाएं है, जो बारिश वाली हवा जो रहती है, वो यहाँ पे आके बादल जो है वो यहाँ से टकराएंगे, हवाओं के माध्यम से टकराते हैं यहाँ पे बादल, और फिर कहाँ चले जाते हैं, इधर ही आगे बढ़ जाते हैं। तो इस एरिया में क्या होते हैं, बादल आ ही नहीं पाते पर्वत की वजह से, अरावली पर्वत श्रेणी की वजह से क्या होता है, इस एरिया में नहीं आ पाते बादल, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। इसलिए ये एरिया क्या हो जाता है, मरुस्थली हो जाता है। तो जब हम मरुस्थल वाला चैप्टर देखेंगे तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम देख लेते हैं अरावली पर्वत के विस्तार के बारे में। हम देख रहे थे तो कहां से कहां तक है, गुजरात के पालनपुर से लेके उत्तर पूर्व की तरफ दक्षिण के मजनू टीला तक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली पर्वत जो है वो किस टाइप का पर्वत है, तो याद रखना है वलित पर्वत है ये। ठीक है, ये कैसा है, वलित पर्वत है। और इसका विस्तार कहां से कहां है ये भी पूछा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। अब देखो, इसे अन्य नाम भी दिया गया है। इसका अन्य नाम है जरगा पहाड़िया या दिल्ली रिज, ये कहा जाता है। अब ये देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर्वोत्तम शिखर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अरावली पर्वत का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है, तो कौन सा आएगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो यहीं स्थित है। कहां पर स्थित है, तो ये माउंट आबू के समीप, माउंट आबू के समीप में है गुरु शिखर। सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी देखो ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। राजस्थान के माउंट आबू के समीप स्थित है। अब यहाँ की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है यहाँ से जो निकलती है, बनास, लूनी और साबरमती नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, अरावली पर्वत से हुआ है। अब ये अरावली यहाँ से हुआ है इन लोग का, तो ये कहाँ बह के जाती है, गुजरात में बह के जाती है। लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत से तो निकलती है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, अरब सागर। तो अरब सागर में इसका क्या होता है, यहाँ पे नहीं आती, नहीं गिरेगी अरब सागर में। कहाँ विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, लूनी। लूनी नदी जो है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी कच्छ के रण में आके लुप्त हो जाती है। तो ये अरावली पर्वत एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसका, बस जो जो मेन पॉइंट है बस उसी को याद रखना है। अब है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है वो देखो कहां कहां पे है, ये मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। अब ये मालवा पठार जो है ये यहाँ पर पड़ा था, ये राजस्थान और ये थोड़ा ये क्या जो एमपी है
इस एरिया में। तो मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब इसका विस्तार देखो कहां से कहां तक है, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात में भी आएगी विंध्य पर्वत श्रेणी थोड़ी सी, फिर एमपी तो पूरा बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है एमपी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और देखो ये छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी एरिया है ना, रामगढ़ की पहाड़ियां, वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो भी विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आती है। और कहां पर है इसका विस्तार, तो यूपी बिहार में भी इसका विस्तार है, ठीक। तो ये देखो बहुत ज्यादा फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसमें देखो प्रमुख पहाड़ी जो है, देखो विंध्य पर्वत श्रेणी में विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी की मुख्य मुख्य पहाड़ियां कौन सी है, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां। अब देखो ये बोल रहे हैं कि विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कभी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भांडेर पहाड़ी किस पहाड़ी के यानी कि अन्य नाम है, या कैमूर पहाड़ी, तो किसके अंतर्गत आएगा, ये विंध्य पर्वत के ही अंदर आएगा, ठीक है। विंध्य पर्वत के ही अंदर में आएगा भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। अब देखो क्या विंध्य पहाड़ी के जो है दक्षिण में क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी, यहां से बहती है नर्मदा, ठीक है। ये नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी आती है और यहाँ पर आएगी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो भी दो नदियों के बीच में, जब हम सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो ये है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। ये समझ में आ गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो है वो कैसा पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। क्यों, क्योंकि इसके उत्तर में जो है वो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी है और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। अब भ्रंश घाटी के बीच में जो पर्वत रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, ब्लॉक पर्वत बोला जाएगा। देखो यहाँ पे देखो इसका विस्तार देख सकते हैं हम, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कुछ कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में है, कुछ महाराष्ट्र में है और कुछ गुजरात में है। तो मेन कहाँ पर है ये फैला हुआ, ये मेन फैला हुआ है एमपी में। अब एमपी में ही देखो दो नदियां हैं, इसके उत्तर साइड में ये जो दिख रही है हमें नदी, वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में देखो कौन सी नदी है, तो ये है ताप्ती नदी। तो दोनों नदी के बीच में जो है ये पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि दोनों नदियों के बीच जो जमा होते गए मिट्टी का और सादों का, उससे ये क्या हुआ, ये एक ऊपरी उभार होने लग गया, ठीक है। दोनों नदियों के बीच में क्या हो गया, एक उभार सा होने लग गया मिट्टी, तो ये क्या बन गया, एक श्रेणी का पर्वत श्रेणी की श्रृंखला बन गई इसी से। अब ये कितने किलोमीटर तक फैला है, तो ये फैला है 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ब्लॉक पर्वत कहा जाता है इसको। अरावली पर्वत को क्या कहा गया था, वलित पर्वत कहा गया था, और इसको कौन सा पर्वत कहा गया है, ब्लॉक पर्वत कहा गया है। सतपुड़ा पर्वत जो है देखो पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, पश्चिम से लेके पूर्व तक। अब इसका क्रम कैसा है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती है, राजपीपला, फिर दूसरे नंबर में आती है महादेव और तीसरे में आती है मैकाल। जैसे हमने मेघालय में देखा था गारो, खासी और जयंतिया, एकदम पूर्व पश्चिम से पूर्व तक, तो इनका क्रम पूछा जाता है, ये याद रखना है, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। तो देखो क्या होगा, देखो मैकाल मतलब चलते हैं, ये जो है ये भी किसका रूप है, ये मैकाल। अब देखो इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं, जैसे राजपीपला का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा ले लेते हैं हम, रा, और महादेव का म, तो ये क्या हो गया, राम, और यहाँ पे क्या हो गया, मैं, ठीक है। तो पहले याद रखना है राम, फिर लास्ट में आएगा मैं। तो ये ऐसे याद रखने का तरीका है कि पश्चिम से लेके पूर्व तक अगर इसको याद रखना है तो पहले राम आएगा, राम फिर मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तक राजपीपला, महादेव और मैकाल। अब देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। तो ये चोटी कहाँ पड़ती है ये भी पूछा जा सकता है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1350 है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 1350 है।
हर जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पूछा ही जाता है। जैसे हमने अरावली की देखा था, अरावली की पर्वत श्रेणी देखा था, क्या था, गुरु शिखर था। और यहाँ पे क्या है, धूपगढ़ है। ठीक, अब देखो ये जो पहाड़ी है इनके बारे में अच्छे से डिटेल कर लेते हैं। राजपीपला पहाड़ी जो है वो क्या है, देखो यहाँ सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है राजपीपला। इसके बाद क्या है, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी जो है वो क्या है, मध्य में है। महादेव पहाड़ी कहाँ है, मध्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत के। इसी के सबसे ऊंची चोटी जो है ना, धूपगढ़, किसकी ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत पर ही स्थित है ये धूपगढ़ चोटी। अब देखो पचमढ़ी हिल स्टेशन, पचमढ़ी हिल स्टेशन, पचमढ़ी बायोस्फीयर, ये कहाँ पर है, धूपगढ़ चोटी के पास में ही स्थित है। बहुत ही सुहाना रहता है यहाँ का मौसम। पचमढ़ी हिल स्टेशन अगर आप नहीं गए हैं तो जा सकते हैं, पास में ही है छत्तीसगढ़ से ये। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, वेदर भी यहाँ पे अच्छा रहता है हर मौसम में। अब देखो ये क्या है, बैतूल जिला में क्या बताया जा रहा है कि महादेव पहाड़ी जो है ना, वहीं पे क्या है, बैतूल जिला भी वहीं पड़ता है। तो बैतूल जिला में मुल्ताई की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो ताप्ती नदी जो है वो कौन सी पहाड़ी का हिस्सा हो जाएगा, महादेव पहाड़ी की हिस्सा। ठीक है, राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये 3 पर्वत श्रेणी में बढ़ गया है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा जो महादेव की पहाड़ी है उसमें भी कौन सी पहाड़ी बोल रहे हैं, मुल्ताई की पहाड़ी। बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा ना इतनी सारी पहाड़ियां पढ़ पढ़ के, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से मैप वाइज अगर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा ये। ठीक है, तो देखो पहले याद रखना था, जैसे मैंने बताया राम, तो ये याद रखना, राम मतलब राजपीपला की पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। फिर बाद में क्या आएगा, मैं, पहले राम आएगा फिर मैं, तो मैकाले की पहाड़ी। तो महादेव की पहाड़ी से हमने क्या क्या देखा, देखो कि यहाँ पे क्या है, ये मध्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत की। और जो धूपगढ़ चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो वो किस पहाड़ी पे स्थित है, तो वो होगी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और सबसे फेमस, बहुत फेमस है ये पचमढ़ी हिल स्टेशन, पचमढ़ी बस यानी कि एक टूरिस्ट प्लेस है ये पचमढ़ी। तो वो भी कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। और देखो बहुत, यानी कि ताप्ती नदी जो क्या बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती ताप्ती नदी, उसका उद्गम भी कहाँ से हुआ है, महादेव पहाड़ी के ही एक और पहाड़ी है मुल्ताई की पहाड़ी, उसमें से हुआ है। ठीक, तो ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा बैतूल जिले के अंतर्गत आएगा। बार बार इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ही आसान लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये जो नेचर के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये सब टॉपिक। अब देखो मैकाल पर्वत, मैकाल पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी जो है ना वो हमारे छत्तीसगढ़ से भी होके जाती है। देखो जो मैकाल पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। जो कवर्धा साइड में है, कवर्धा, राजनांदगांव, ये सब में क्या है, मैकाल पर्वत ही है। यहीं पे क्या है, देखो अमरकंटक जगह है, वहीं पे से क्या निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और कौन सी नदी है, तो सोन नदी। तो अमरकंटक की चोटी के समीप ही नर्मदा और सोन नदियों का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। ओके, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर भ्रंश में प्रभावित होके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है ये कहाँ पर है, अरब सागर के ही ऊपर पड़ता है खंबात की खाड़ी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकल के कहाँ बहेगी, वो उत्तर की ओर बहेगी। जैसे नर्मदा निकल के बहती है पश्चिम की ओर बहती है, तो वहीं यहीं से सोन निकल के क्या होती है, उत्तर की ओर बहती। क्यों, क्योंकि इसको ढलान किस ओर मिल रहा है, नदियों को कभी कभी ढलान जो है वो उत्तर दिशा की ओर मिलता है, तो वो उत्तर दिशा की ओर बह जाती है। और जब ढलान उनको जिस ओर मिलेगा वो उस ओर बहती है। ठीक है, तो और कहाँ जाके मिलती है, तो सोन नदी जो है वो पटना में कहाँ से मिलती है, गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये गंगा से मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, वो पटना के पास में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। अब देखो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है इसके अंतर्गत क्या आएगा, बहुत ही फेमस जलप्रपात है, बहुत ही फेमस। ठीक है, जबलपुर के समीप है, नर्मदा नदी में ही बनता है ये। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ये एक शाहरुख खान की एक मूवी आई थी अशोका, उसमें ये यानी कि दिखाया गया है इसी वाटरफॉल को। ठीक है,
तो देख लेना, अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मूवी में भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों बोलते हैं इसको धुआंधार? क्योंकि ये जब पानी गिरता है ना ऊपर से तो बिल्कुल धुएं जैसा लगता है, वहां पे धुआं उड़ता है ऐसा लगता है। ठीक है, ये बहुत फेमस ही जलप्रपात है। ओके, अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, पहले पश्चिम घाट के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम घाट जैसे कि हमें मैप में दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये दिख रहा होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहा गया है? सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सह्याद्री पर्वत श्रेणी के बारे में, वहां की पर्वत में यानी कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है ये पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी घाट पर्वत मतलब क्या है? सह्याद्री को ही बोला जाता है। ओके, यह भारत में हिमालय के बाद सबसे लंबा पर्वत है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों से बने हैं, मतलब यहाँ पे पहले बहुत करोड़ों साल पहले जो है ना बहुत एक्टिव ज्वालामुखी रहे होंगे, जिससे निकलने वाले लावा से क्या हुआ? लावा मतलब देखो गरम गरम आग के जैसे रहता है लावा, तो उसी से क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। आग से निकलती ना बहुत ज्यादा लावा, मतलब क्या होता है? आग तपता हुआ लोहा टाइप दिखता है वो लावा, तो वो कैसे उसमें यानी कि कैसा रहेगा वो? कैसा? डक्कन लावा या फिर डक्कन ट्रैप कहा जाता है इसको। अब इसका विस्तार देखो, विस्तार जो है उत्तर से लेकर दक्षिण में है इसका विस्तार। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी यानी कैप्कोमोरियन जो है ना, यहाँ लास्ट पॉइंट जो है वहां तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये देखो इतने सारे राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट, इसलिए ये क्या कहा गया है? हिमालय पर्वत के बाद सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है ये। अब देखो यहाँ पे गुजरात में इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आएगी? गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां स्थित है। पहली है गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। 3 पहाड़ियों का नाम है गिर, बारदा और मांडव पहाड़ी। तो कहाँ पे स्थित रहेगी ये? गुजरात में। गुजरात में गिर अभयारण्य है ना, उसी से याद रखना है गिर पहाड़ी। तो गिरा कैसे? वो बार बार गिरा। ठीक है, बार बार गिरा, बार बार गिरा, फिर क्या किया उसने? मांडव की जगह क्या किया? तांडव किया। ठीक, अब याद हो जाएगा। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। अब इसको सह्याद्री तो कहा गया है पश्चिमी घाट को, लेकिन इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है कि ये कोई इतना बड़ा है, इसको डिटेल में पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए क्या कर दिए? इसको 3 भागों में विभाजित कर दिए। पढ़ने के लिए ही नहीं किए हैं, इसको एक भौगोलिक दृष्टिकोण से किया गया है कि इसका नाम दे देते हैं इतना है कि जैसे कि अगर इन लोग जैसे इस एरिया के जो है ना, इन लोग ज्यादा इस पे ध्यान देंगे पहाड़ियों पर कि कुछ हो तो नहीं रहा है इस पहाड़ियों पे, कौन कौन से अयस्क खनिज है, तो वो उस क्षेत्र वाले ज्यादा ध्यान देंगे, इसलिए पहाड़ी का क्या कर दिए हैं? विभाजन कर दिए हैं। तो पहला क्या आएगा? उत्तरी सह्याद्री, दूसरा आएगा मध्य सह्याद्री और तीसरा आएगा दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, अब हम तीनों सह्याद्रियों को डिटेल में देखते हैं। उत्तरी सह्याद्री, अब देखो उत्तरी सह्याद्री जो है इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में होगा। और कुछ एरिया कहाँ पे है इसका? तो ये गुजरात में भी है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा गया, उत्तर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? सबसे ऊंची चोटी इसकी कालसूबाई। ठीक है, कालसूबाई जो है ये इस साइड पड़ रहा है, इधर साइड उत्तरी सह्याद्री में ही कालसूबाई जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये देखो इसकी हाइट कितनी है? 1646, बहुत ज्यादा हाइट है ये कालसूबाई का। कालसूबाई दक्षिण में पश्चिमी घाट पर क्या स्थित है? महाबलेश्वर की चोटी स्थित है। यहाँ पर ही क्या है? इसके पश्चिम में क्या आएगा? इसके महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर से ही कहते हैं जो है ना बहुत सारी यहाँ से नदियों का भी उद्गम हुआ है। ठीक, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? बोलते हैं कृष्णा नदी का। और देखो यहाँ पर जो है उत्तर सह्याद्री में ही और कौन कौन सी नदियां निकल रही है देखते हैं। गोदावरी नदी निकलती है, भीमा नदी निकलती है और कृष्णा। भीमा कहाँ से निकलेगी? भीमा शंकर जगह से। गोदावरी जो है वो नासिक से और कृष्णा महाबलेश्वर से।
अब देखो यहाँ पे जो है उत्तर सह्याद्री में कुछ मेन दर्रे हैं। दर्रे मतलब क्या होता है, पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया गया है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता बनाया गया है पहाड़ी को काट कर, उसी को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। देखो महत्वपूर्ण दर्रे, अब देखो क्या क्या है, दर्रे का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट जो है वो किसको जोड़ रहा है, तो मुंबई और नागपुर सड़क मार्ग को जोड़ता है। ठीक, और क्या है भोर घाट, भोर घाट क्या किसके बीच है, देखो मुंबई से लेके पुणे के बीच में है। मुंबई से लेके पुणे के बीच में कौन सा घाट है, तो भोर घाट है। अब इसको देखो याद करना मुश्किल नहीं है पर भूल जाते हैं। देखो इसको याद कर लेते हैं, जैसे नाग है, नाग की पूजा करना है तो क्या लेके खड़े रहेंगे हम, थाल वाल लेके खड़े रहेंगे। मुंबई से निकले हैं थाल लेके, कहाँ गए हैं, नागपुर में गए हैं, क्या करने, नाग की पूजा करने गए हैं थाल लेकर। ठीक है, अब देखो मुंबई से पुणे के जोड़ रहा है। अब मुंबई से पुणे किसी को जाना है, जैसे कोई जॉब कर रहा है, सपोज कोई पर्सन, उसको जाना है पुणे जाना है रोज, पुणे में जॉब करता है और रहता कहाँ है, मुंबई में, तो उसको कैसे उठना पड़ेगा, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, भोर में उठना पड़ेगा। ठीक है, भोर में उठना पड़ेगा, तो जल्दी उठा वो मुंबई से, और फिर कहाँ से, वहां से ट्रेन पकड़ के कहाँ गया, पुणे गया। क्यों, क्योंकि पुणे में उसकी जॉब है। मुंबई से पुणे जाने में 2.5-3 घंटे का समय लगता है। बहुत लोग जॉब भी करते हैं ऐसी ही, तो उनको क्या करना पड़ता है, भोर में उठना पड़ता है। याद रखोगे, थाल घाट और भोर घाट। मध्य सह्याद्री, अब देखो मध्य सह्याद्री, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो कर्नाटक गोवा के राज्यों से होते हुए कहां पर है ये, नीलगिरी पर्वत तक। ठीक है, नीलगिरी तक क्या है, मध्य सह्याद्री का जो है विस्तार है। मध्य सह्याद्री में कौन कौन सी पहाड़ियां रहेगी, ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सब क्यों फेमस है, कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है ये। ब्रह्मगिरी जो है उसमें से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, तो कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। हम जैसे नदी देखेंगे ना, ये देखो तुंगभद्रा और कावेरी, कावेरी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी से। अब जो बाबा बुदन की पहाड़ी है उसी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। ये ज्यादा, यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ी हमने देखा था जब हम पर्वत का पढ़ रहे थे, उसमें देखा था बाबा पठार, जब हम पढ़ रहे थे उसमें देखा था बाबा बुदन जो था उसकी पहाड़ियों से लोह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत फेमस है ये लोह अयस्क के लिए। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ठीक है, अब देखो जो नीलगिरी पर्वत है इसके बारे में देख लेते हैं कि नीलगिरी पर्वत जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा। नीलगिरी पर्वत जो है वो किसके मिलन स्थान पे है, देखो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, दोनों का मिलन स्थान क्या है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के पास में ही ये दोनों घाट क्या है, आपस में मिलते हैं। पूर्वी घाट पूर्व साइड में होगा, पश्चिमी घाट पश्चिम साइड में, तो दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। अब नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा जो है वो क्या है, इसकी बहुत ज्यादा यानी कि फेमस जो है वो पर्वत श्रेणी है। जैसे कि क्या बोलते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, नीलगिरी देखो किसका बेटा है। ठीक है, बेटा जो है वो कहाँ चढ़ गया, यानी कि ऊपर चढ़ गया, नीलगिरी यानी पर्वत पे चढ़ा, तो उसको क्या पड़ गई, डांट। डोडा से हम याद रखेंगे डांट, कि डांट पड़ गई, क्यों, क्योंकि वो गिर जाएगा, बोल रहे हैं ऊपर से नीचे गिर जाएगा, तो गिर से याद रखना है नीलगिरी। अगर वो गिरी मतलब बेटा गिरा तो उसको क्या पड़ गई, डांट। डोडा बेटा, तो कहाँ से गिर रहा है वो, नीलगिरी पर्वत से गिर रहा है। देखो बहुत ऊंची चोटी है ये 2637 ये है। ये जो पश्चिमी घाट के है ना वो सेकंड हाईएस्ट चोटी माना जाता है इसको। ठीक है, 2637 मीटर इसकी हाइट है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार देखो कहां से कहां तक है, इसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और यहीं पे क्या है, बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है ऊटी।
ठीक है, ऊटी या ऊटक मंडल भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये? नीलगिरी पर्वत की श्रेणी के पास में ही है और तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में स्थित है ऊटी। फिल्मों में देखा होगा आपने, ऊटी का नाम बहुत बार सुना होगा, घूमने जाने के लिए प्लान करते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही फेमस दर्रा है पाल घाट। पाल घाट फेमस दर्रा है। इसी को और कौन सा दर्रा कहा जाता है? तो पलकक्कड़, ठीक है, पलकक्कड़ दर्रा। यहाँ के नाम कुछ अजीब से होते हैं, साउथ इंडियन नाम, इसलिए बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो हम थोड़ा इजी वाला नाम बोल देते हैं, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है वो देखो केरल एवं तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ेगा पाल घाट दर्रा। तो ये सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। ओके, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मध्य सह्याद्री में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है वो देखना है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, और सबसे ऊंची चोटी बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। लेकिन नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। ओके, और विस्तार हमने देख लिया, ये नीलगिरी पर्वत के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका विस्तार, इसमें पर्यटन स्थल कौन कौन से है वो है, और महत्वपूर्ण दर्रा, मध्य सह्याद्री का महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो पाल घाट दर्रा। और उत्तर सह्याद्री का थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, तो ये 3 दर्रे हो गए सह्याद्री में। अब देखते हैं दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री देखो, जैसे नाम से पता है कि दक्षिण सह्याद्री मतलब दक्षिण में ही होगी, तो सबसे लास्ट वाला जो आएगा ना पश्चिमी घाट का एरिया, उसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण सह्याद्री। अब यहाँ पे कौन कौन सी फेमस पहाड़ियां हैं? तो पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई, अगस्तमलाई और कार्डमम। कार्डमम किसका इंग्लिश वर्ड नाम है? इलायची का, तो इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से भी बोलते हैं और कार्डमम भी कहा जाता है। अब देखो पूरे खाने वाली चीज ही है यहाँ पे। यहाँ जो है ना दक्षिण सह्याद्री में देखो सब खाने से रिलेटेड है। पालनी को हम बना देते हैं पालक, पालक खाते हैं, पालक बना देंगे इसको। अन्ना, फिर क्या है? मलाई, अन्ना मलाई, तो देखो मलाई वर्ड आ गया। यहाँ पे अगस्त मलाई, तो मलाई वाले वर्ड जो आएंगे ना ये सब किस में आएंगे? दक्षिण सह्याद्री में आएंगे। अन्ना मलाई, अगस्त मलाई, ये 2 मलाई हो गया। उसके बाद कार्डमम मतलब इलायची, और क्या है? पालक यानी पालनी की पहाड़ी। जब पहली बार डिस्कस करते हैं ना पहाड़ियों को, जब जो भी पहली बार यानी कि पढ़ रहा रहता है, एकदम जो स्टार्टिंग बिगिनर जो रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सब पहाड़ियों के नाम याद रखने में। जो 1-2 बार पढ़ लिया रहता है उनके लिए तो ये फैमिलियर हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो करते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं थोड़ा ईजी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। देखो बिल्कुल यानी कि नाम को अपने को फैमिलियर बनाना है। पालनी को क्या बना दिया हमने? पालक, अन्ना मलाई, अगस्त मलाई, तो ये मलाई से याद रख लेंगे। कार्डमम तो पता ही है, इलायची को कहा जाता है। तो ये सब पहाड़ियां कहाँ मिलेगी? दक्षिण सह्याद्री में मिलेगी। अब देखते हैं हम सबसे ऊंची चोटी। ये जो है दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है 2695। ठीक है, इसके पहले हमने सेकंड हाईएस्ट देखा था डोडा बेटा, तो डोडा बेटा से भी ये ज्यादा ऊंची है अनाईमुड़ी शिखर। अब अनाईमुड़ी कहाँ पर है? तो अन्नामलाई में है। ओके, अन्नामलाई में स्थित है सबसे ऊंची चोटी, 2695 मीटर है इसका, और नाम क्या है इसका? अनाईमुड़ी। और ये क्या है? दक्षिण सह्याद्री की, दक्षिण सह्याद्री नहीं पूरा पश्चिम घाट की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण सह्याद्री में स्थित है। अब देखो यहाँ पे एक और दर्रा है, शेनकोट्टा दर्रा। शेनकोट्टा दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाता है। मदुरै वही मीनाक्षी टेम्पल के लिए जो फेमस है वो, तो तिरुवनंतपुरम से कहाँ जाएगा? मदुरै। और क्या है? देखो कार्डमम पहाड़ी पर ही स्थित है ये दर्रा, और किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। शेनकोट्टा दर्रा जो है वो किन 2 यानी कि किन 2 सिटी को जोड़ता है, किस पहाड़ी में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो 1 लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें याद रखना है शेनकोट्टा मतलब तिरुवनंतपुरम से लेके मदुरै कार्डमम की पहाड़ी में स्थित है, और केरल राज्य में शेनकोट्टा दर्रा स्थित है। ओके, तो ये हमने सह्याद्री के बारे में देख लिया है। सह्याद्री किसे कहा गया है? पश्चिमी घाट को कहा गया है, याद रहेगा बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जिस तरह से हमने पश्चिमी घाट के बारे में देखा था डिटेल में, वैसे ही हम पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे। तो इसका विस्तार कैसा है? महानदी की घाटी कहाँ पे पड़ती है? ये महानदी घाटी उड़ीसा के साइड में पड़ेगी और साथ में ही बंगाल की खाड़ी के समांतर रहेगा ये। इस घाट का विस्तार कैसा है? बंगाल की खाड़ी के समांतर होते होते नीलगिरी पर्वत तक फैला है। नीलगिरी पर्वत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट आपस में मिल जाते हैं। अब देखो विस्तार कौन कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, इसका भी विस्तार बहुत लंबा है। स्थिति जो है वो पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह ही क्या है? क्रमबद्ध है, निरंतर ना होकर जगह जगह पर कटा छटा है। और क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? उनसे कम है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि डिफरेंस इसका नहीं है, मतलब हाइट के मामले में, लेकिन ये जो है वो पश्चिमी घाट से कम ऊंचाई, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्टली नदियाँ जो है वो किस ओर बहती है? जैसे ये हम देख लेते हैं, ये इंडिया का, यहाँ पे नदियाँ जो बहती है सबसे ज़्यादा किस ओर बहती है? पूर्व साइड बहती है। देखो इस ओर बह रही है नदियाँ। तो नदियाँ जो है वो बहुत दबाव बनाते हुए चलेगा। पानी जब आता है तो क्या करेगा? मैदान पानी अलग हिस्सा कैसा रहता है? दबा हुआ रहता है। तो इसलिए पूर्वी घाट कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा दबा रहेगा। और यहाँ पहाड़ी एरिया है तो ये क्या रहेगा? ये थोड़ा ऊंचा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकल रही है पहाड़ों से, तो ये हिस्सा ऊंचा रहेगा और पूर्वी घाट थोड़ा नीचा रहेगा। इसलिए क्या होता है कि नदियों के बहने के कारण ये तट क्या है? यहाँ पे कटे छटे हो जाते हैं। क्षय हो गया है, इसका अत्यधिक क्षणंग हुआ है, यहाँ पर कटा छटा हुआ है। और ऊंचाई भी क्या है? कम है। यहाँ भी निर्माण कैसे हुआ है? मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरी शैलों से ही बना हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है वो उत्तर में 200 किलोमीटर है और दक्षिण में क्या हो जाती है? 100 किलोमीटर, यानी कम हो जाती है। पहले ज़्यादा है यहाँ पे चौड़ाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे चौड़ाई क्या हो जाती है? कम होती जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट क्या हो जाता है? बिल्कुल यानी गायब सा प्रतीत हो जाता है। और क्या होता है? देखो इसके बारे में दिया है कि तमिलनाडु की जो पहाड़ियां है वो चारकोनाइट पर चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे दिया था देखो आग्नेय और कायांतरी शैलों से बना हुआ है पूर्वी घाट का जो पर्वत है वो। और यहाँ क्या है? यहाँ पे जो तमिलनाडु की पहाड़ियां है वो किससे बना है? तो वो चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित हुआ है। अब है देखो नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों में चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्वी घाट के बारे में। और हम देख लेते हैं इसकी पहाड़ियों को। अब देखो इसकी पहाड़ियां, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसकी पहाड़ियां कहाँ कहाँ से है? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब देखो पूरा फैला हुआ है। और ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जहाँ पर है वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलते हैं। उड़ीसा में जो है वो देख लेते हैं। उड़ीसा में यहाँ पे पड़ेगी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ? महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहाँ की। महेंद्रगिरी, अलायकोंड, गड़जात, उदयगिरी, मलयगिरी और बादाम पहाड़। ठीक है, उदयगिरी, मलयगिरी, महेंद्रगिरी। देखो मैक्सिमम क्या नाम आ रहा है? लास्ट में गिरी आ रहा है। और क्या है? देखो बादाम पहाड़। उड़ीसा में देखो उड़ रहे हैं, अगर कोई ज्यादा ही उड़ेगा तो क्या होगा? गिरेगा ही ऊपर से नीचे, इसलिए ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ना है। तो क्या होगा? नहीं तो गिरेंगे। तो जितना भी गिरी वाला आएगा ना मोस्टली कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये याद रखना, मलयगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी। और क्या है? देखो ये याद रखना है, बादाम पहाड़। ठीक है, बादाम पहाड़। सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी? महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो ये उड़ीसा का है। फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? देखो नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ठीक है, पालकोंडा जो है ना इसी पर्वत पे क्या स्थित है? तिरुपति माला पहाड़ी पर तिरुपति मंदिर स्थित है, पालकोंडा पहाड़ी पर ही। ठीक है, पालकोंडा जो कहाँ पड़ेगा? ये आंध्र प्रदेश में। तो ये तिरुपति नाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पर है?
तिरुपति मंदिर वो तिरुपति माला पहाड़ी यानी आंध्र प्रदेश के पालकोंडा जो पर्वत श्रेणी है उसमें पड़ेगा। अब देखो तेलंगाना, तेलंगाना जो है, तेलंगाना में कौन सी पहाड़ी है? शेषाचलम। शेषाचलम यहाँ पे क्या है? एक नेशनल पार्क भी है तेलंगाना में, तो उसी के नाम से याद रखना है कि यहाँ पे पहाड़ी का भी नाम क्या है? शेषाचलम। तमिलनाडु, तमिलनाडु में है जवादी, शेवराय, पंचमलाई और शिरुमलाई। पश्चिमी घाट में भी हमने देखा था, यहाँ पे दक्षिण सह्याद्री में कुछ मलाई मलाई नाम से थी ना, दो पहाड़ियां थी मलाई नाम से, अन्नामलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पंचमलाई, शिरुमलाई, ये याद रखना है। यानी कि साउथ में कैसी कैसी मिलेगी? मलाई, मलाई वाली पहाड़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि नारियल सबसे ज्यादा होते हैं, ये याद रखो। और नारियल के अंदर क्या रहता है? पानी तो रहता ही है, साथ में क्या रहेगा? मलाई, ठीक। तो यहां भी याद रखना है जवादी, शेवराय, पंचमलाई और शिरुमलाई। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये कटा छटा दिख रहा है ना, ये कटा छटा, और यहाँ पे जहां पर ये गोदावरी और कौन सी नदी थी? कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदी, तो ये जहां पे बहती है तो उनके बीच में क्या होता है? डेल्टा बन जाता है। डेल्टा बनता है, नदियां जहां पे प्रवाहित होती है वहां डेल्टा बनता है। तो उस एरिया में क्या होता है कि जो पहाड़ियां जो है वो गायब हो जाती है। इस जगह पे क्या है? बिल्कुल पर्वत जो है ना, पूर्वी घाट वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद, मिट्टी, गाद जो रहता है ना, उसी की वजह से यहाँ पे पर्वत जो है वो ध्वस्त हो गए हैं, ऐसा याद रखना। वहां बिल्कुल पर्वत श्रेणी नहीं है, तो लगता है कि वो बिल्कुल पर्वत वाला एरिया है ही नहीं, ठीक। तो ये हमने पूर्वी घाट के बारे में देख लिया है। इतनी ही इसकी पहाड़ियों के बारे में देखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि नाम साउथ के जो है थोड़ा टफ होते हैं, ठीक। तो इसको याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए या मैप में जो है बार बार देख के बनाते रहो, ओके। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका महत्व देख लेते हैं। क्या महत्व है इसका? प्रायद्वीप की जो बेसाल्ट चट्टान है उसमें से क्या निकलता है? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी निकलती है वो किसके लिए उपयोगी है? तो वो कपास और गन्ना की फसलों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। तो काली मिट्टी में क्या बोया जा सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में? कपास और गन्ना। और क्या होगा? देखो, प्रायद्वीपीय स्थलाकृति जल विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु भी क्या होता है? ये अनुकूल पाया गया है, क्योंकि नदियां बहुत ज्यादा बहती है। नदियों के क्या होता है? प्रवाह क्षेत्र से क्या किया जा सकता है? बिजली उत्पन्न की जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या बनाती है? ये वाटरफॉल बनाती है। मैदानी इलाका नहीं है, इसलिए क्या होता है? पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ वाले एरिया है, तो बहुत ज्यादा वाटरफॉल बनते हैं। यहाँ की नदियों में, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में बहुत ज्यादा वाटरफॉल बनते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन बहुत ही अनुकूल माना जाता है। अब देखो ये नदियां क्या है? मौसमी प्रकृति के कारण क्या होता है? इसमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी काफी सीमित हो जाती है, लेकिन क्या है? सीमित मात्रा में ही इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि मौसमी प्रकृति रहती है। और क्या है? देखो, विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पहाड़ी जो है वो क्या करता है? उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य एक प्राकृतिक जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब प्राकृतिक जल विभाजक का मतलब जहां पर विंध्याचल पहाड़ी है उसके नीचे में यानी कि दूसरी दक्षिण की नदियां बहती है और उत्तर में उत्तर की नदियां बहती है। तो एक जल विभाजक पर्वत के रूप में अगर कहा गया, मध्य में कौन सा है? यानी कि उत्तर के नदियों का पानी उत्तर में बह रहा है और दक्षिण की नदियों का पानी दक्षिण साइड बह रहा है। तो जो प्राकृतिक जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी कर रही है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आज हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम भारत के भौगोलिक विभाजन के अन्य टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।